हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेट एकेडमी में। क्लास 8 ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे हैं हम। ये थर्ड चैप्टर है। इससे पहले दोनों वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप साइंस वीडियोस, मैथमेटिक्स वीडियोस या आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको सब्सक्राइब करने पर सभी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज हमने पढ़े थे, अलग अलग टाइप ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमने पढ़े थे, जैसे लैंड होता है, सोयल होता है, वाटर वाटर होता है, नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है। उन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, उनको कैसे बचाते हैं, वो रिन्यूएबल हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं और उनकी कमियां, बहुत सारे हमने चीज़ें पढ़ी थी उनके बारे में। अब हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो उस रिसोर्सेज का नाम है मिनरल एंड पावर। अब मिनरल क्या है और पावर क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और मैं आपको पढ़ाते वक्त ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कीरी है, वो विजिट कर रही थी सुकांत को उसके नेटिव प्लेस में जो कि धनबाद में है। और कीरी ने देखा कि वहाँ पर ज़्यादातर एरिया ब्लैक था। तो उसने पूछा सुकांत से कि ये जो प्लेस है वो ब्लैक और डस्टी क्यों है, धूल भरा क्यों है, ब्लैक क्यों है। उसने कहा कि ये क्योंकि यहाँ पर कोल माइंस हैं, कोयले की खदान हैं आसपास। क्या आप ट्रक्स ट्रक्स देखते हो, वो जो हैं ट्रक्स, जो है ये आप फोटो में ट्रक्स जो आप देख रहे हो, ये क्या करते हैं, मिनरल कोल को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब उसने पूछा मिनरल्स क्या होते हैं। किरी ने पूछा, सुकांत ने कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि जो बेकर है वो बिस्किट्स कैसे बनाता है। फ्लोर, उसमें आटा डालता है, दूध डालता है, शुगर डालता है और समटाइम्स एग्स भी मिक्स करता है। और जब बिस्किट्स बन जाते हैं, आप उन इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। आप देख सकते हो अलग अलग, नहीं देख सकते ना। ऐसे ही जैसे बिस्किट्स में अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनको हम मिनरल्स बोलते हैं, वो मिक्स हैं एक दूसरे से। और ये जो मिनरल्स हैं ये स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं अर्थ की रोकी क्रस्ट पर। ठीक है, जो चट्टानी हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट में फैले हुए हैं। तो मिनरल की डेफिनेशन आपको दी गई है, स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल है। अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो नेचुरली हमें मिलता है और उसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। अब इस डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है, केमिकली वो किस चीज़ से बना है उसको कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, किस चीज़ से वो बना है। जैसे वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। मतलब उसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। अगर आप कहीं भी दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ तो वाटर आपको H2O ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कहीं पर आपको H3O2 कुछ इस तरीके से अलग मिलता है। उसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। मतलब डेफिनेट का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है वो हमेशा दो ही होने वाले हैं, हाइड्रोजन के एटम एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, और ऑक्सीजन का एक एटम होने वाला है। तो H2O ऐसे मिलता है। ऐसे ही जो सभी मिनरल्स होते हैं उनके डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। और मिनरल्स ऐसे नहीं है कि ह्यूमनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि अगर कोल है तो हर जगह पर कोल ही मिला है या आयरन मिला है। कहीं पर कोल पाया जाता है, कहीं पर आयरन, कहीं पर सिल्वर, कहीं पर गोल्ड, कहीं पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। ये आपको पता है, ये हमने पहले भी चैप्टर में बात की थी। और वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कंसनट्रेटेड होते हैं। कुछ मिनरल्स तो वहाँ पर पाए जाते हैं जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं है, हम इजीली उनको निकाल नहीं सकते। जैसे आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक ओशन की बेड में, और एंटार्क्टिका में आपको पता है अंटार्कटिका में इनको एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम बात करें, जो यहाँ पर डू यू नो में लिखा हुआ है, जो साल्ट अगर आप बात करते हो अपने खाने में, नमक अगर आप बात करते हो, ग्रेफाइट अगर आप बात करते हो, पेंसिल के आगे जो ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन से बना है, वो भी मिनरल्स है। ठीक है, कार्बन होता है वो। और मिनरल्स अलग अलग टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स में बनते हैं, अलग अलग कंडीशंस में। और वो नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरल रिएक्शंस होती हैं उनसे वो बनते हैं। ह्यूमंस का कोई भी इसमें लेना देना नहीं होता, इंटरफेरेंस नहीं होता है। आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। उनकी फिजिकल का मतलब क्या होता है, जो आपको देखने से पता चलता है, कि देखने से जो चीज़ पता चलती है वो फिजिकल है। ठीक है, जैसे उनका कलर, कलर आपको देखने से पता चलता है, महसूस करने से पता चलता है, फील करने से पता चलता है। डेंसिटी है उनकी, कितने हार्ड हैं वो, हार्डनेस, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हुई। सेकंड, हमें उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो दूसरे सब्सटेंस से, दूसरे मिनरल से कैसे रिएक्ट करता है। एज एग्जाम्पल इसने दिया गया है सोल्यूबिलिटी। कुछ मिनरल्स होते हैं घुल जाते हैं, कोई पानी में घुलता है, कोई दूसरे सब्सटेंस में घुलता है, कुछ नहीं घुलते हैं, ठीक है, उनके सोल्यूबिलिटी से पता चलता है। मान लीजिए कोई एक ए मिनरल है, ए नाम का मिनरल है, वो पानी में घुलता है या किसी बी लिक्विड में घुलता है, तो हम उससे चेक कर सकते हैं कि ये अच्छा ये ए मिनरल है, बी में घुलता है तो ये ए ही मिनरल है। इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मिनरल्स के टाइप्स होते हैं, लगभग हमारे पास 3000 डिफरेंट मिनरल्स हैं। अगर आपको पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो लगभग हमारे पास 3000 अलग अलग मिनरल्स हैं। उनके कंपोजिशन के बेसिस पर वो कैसे बने हैं, मिनरल्स को हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। एनसीईआरटी का मैं एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा, एक एक समझा रहा हूँ। पसंद आए वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पेज वेट अकेडमी पर आप फॉलो कर सकते हैं। मिनरल्स दो तरह के हैं, मेटालिक, मेटल से रिलेटेड कुछ अगर बात आ रही तो आपको समझ में, तो मेटालिक है। नॉन मेटालिक जो मेटल नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें, डू यू नो में क्या लिखा गया है, रॉक क्या होती है। रॉक एक एग्रीग्रेट होता है, मतलब मिक्सचर होता है एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स का, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि डेफिनेट कंपोजिशन है, कि जो मिनरल्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है डेफिनेट कंपोजिशन है उनका, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं कुछ कम हो सकते हैं। और वो रॉक्स, वो जो चट्टानें होती हैं, मिट्टी की चट्टानें होती हैं, जिनसे मिनरल्स को हम निकालते हैं, ओर्स बोलते हैं उनको, ओर्स, ठीक है। अगर मिनरल्स अगर 1000 किलोमीटर ज़मीन के नीचे है, 100 किलोमीटर नीचे है, और आप वो थोड़ा सा है, उसको हम और नहीं बोलेंगे। जहाँ से हम निकाल सकते हैं, जहाँ पर हम उसको प्रॉफिटेबली, जहाँ पर हमें निकालने में फ़ायदा है, उसको हम और बोलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग 3000 के लगभग टाइप ऑफ मिनरल्स होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो 2800 से ज़्यादा मिनरल्स हमें आइडेंटिफाई अब तक हम कर चुके हैं, और उनमें से हम 100 को ही, लगभग 100 को ही और बोलते हैं। क्यों बोलते हैं और, क्योंकि और जो मिनरल्स हैं उनको निकालना आसान नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप 100 किलोमीटर जाते हो और आपको सिर्फ 10-20 ग्राम सोना मिलता है, तो आप इतने मिलियंस डॉलर्स आप इन्वेस्ट करोगे और सिर्फ इतने गोल्ड को निकालने के, तो ऐसा ये तो अच्छा नहीं है ना, ठीक है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आपको कुछ ही डेप्थ में आपको मिल जाता है गोल्ड, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में, और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हम उसको बोलते हैं और। ये आपको याद रखना है, ORE, और, ठीक है। वो रॉक जहाँ से आप मिनरल्स निकालते हो, माइन करते हो, वो और हम माइन कब करेंगे, जब वहाँ से प्रॉफिटेबल होता है। अब हम क्लासीफाई करते हैं, मिनरल्स हैं, मिनरल्स को क्लासीफाई कर दिया मेटालिक और नॉन मेटालिक में। मेटालिक मिनरल्स रो फॉर्म में होते हैं, RAW, रो का मतलब होता है वो अपनी नेचुरल फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर आप गोल्ड को देखते हो, गोल्ड को एक येलो कलर का आपको दिखता है, ठीक है, आप उसमें चैन भी दिखते हैं, शाइनी कलर, शाइनी होता है, लेकिन नेचुरल फॉर्म में गोल्ड ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपको चमचमाता हुआ ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। हम उसके रिएक्शंस करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, उसमें हम मिक्स करते हैं, वो इतना सॉलिड नहीं होता है, हार्ड नहीं होता नेचुरल फॉर्म में। जो उसकी नेचुरल फॉर्म होता है वो, उसमें हमें मिनरल्स, जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, रो फॉर्म वो होती है। अब मेटालिक मिनरल्स हम किसको बोलते हैं, जिनके अंदर मेटल पाया जाता है रो फॉर्म के अंदर। मेटल्स क्या होते हैं, जो कि जनरली हार्ड चीज़ें होती हैं, ऐसे आयरन हुआ, सिल्वर है आपका, मैग्नीशियम है। ये आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर नंबर 3 साइंस का आप देख सकते हैं, ये चैनल पर आपको मिल जाएगा। जिनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जो शाइन करते हैं, शाइन करने वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्ट्रस। जो साउंड करते हैं, जिन पर हम उन पर मारते हैं तो वो सोनोरस होते हैं। और जैसे कि आयरन ओर है, आयरन की ओर है, बॉक्साइट की ओर है, मैग्नीज की ओर है, वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनमें ये सभी मेटालिक मिनरल्स होते हैं, क्योंकि इनके नेचुरल फॉर्म में मेटल्स होते हैं। अब मेटालिक मिनरल्स फेरस हो सकते हैं, नॉन फेरस हो सकते हैं। अब फेरस मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट्स। फेरस का मतलब होता है आयरन, लोहा जो होता है, आयरन जो होती है। अभी आपने क्या समझा, मिनरल्स कितने टाइप के हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल्स के अंदर क्या होता है, मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल होते हैं। अब मेटल में तो सिल्वर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, जिंक भी हो सकती है, लेड भी हो सकता है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली उसमें आयरन है तो हमने उसको बोल दिया फेरस मिनरल्स। अगर आयरन नहीं है तो हमने उसको बोल दिया है नॉन फेरस मिनरल्स। सिंपल सी बात है। तो फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं, आयरन, और आयरन में तो आयरन होना ही है।
मैग्नीज में भी आयरन होता है और क्रोमाइट्स में भी आयरन होता है। तो हमें ये पता चलिए, अगर आपसे कोई पूछते हैं कि क्वेश्चन में पूछता है कि आयरन फेरस मिनरल्स का एग्जाम्पल्स आप बताइए, या कौन से फेरस मिनरल्स हैं या कौन से नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि आयरन और है, मैग्नीज है, क्रोमाइट्स है, इनमें आयरन होता है। और नॉन फेरस मिनरल्स की अगर हम बात करें, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, ये होता क्या है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये रिएक्ट नहीं करते दूसरे मेटल से, ठीक है। जनरली ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शंस नहीं करते, इसलिए ये मेटल्स नहीं, इनमें ये आयरन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप था क्लासिफिकेशन का मेटल्स, ये मिनरल्स का, वो था नॉन मेटालिक। अब जो मेटल्स नहीं है, जैसे कि लाइमस्टोन, ठीक है, CaCO3 आपको मिलता है, जिससे आपकी वाइट वॉशिंग करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। सीमेंट वगैरह जो भी लाइमस्टोन आपको मिलता है, जिप्सम, माइका, ये सभी मिनरल्स हैं लेकिन नॉन मेटालिक हैं, इसके अंदर मेटल्स नहीं होता है। और जो मिनरल फ्यूल्स हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, वो भी नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है। जो आपको अरब कंट्रीज से मिलता है, कोल, पेट्रोलियम पाया जाता है, नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। अभी हम देखेंगे कहाँ से क्या पाया जाता है। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको समझना है और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मिनरल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये तरीके हैं, मेथड्स हैं। सबसे पहला है माइनिंग। माइनिंग क्या है, किसी भी चट्टानों से, अर्थ सरफेस में जो चट्टान है उनसे मिनरल्स को निकालना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। अर्थ सरफेस से हम जो चट्टानें होती हैं उनको, मिनरल्स को निकालना, उसको बोलते हैं माइनिंग। और मिनरल्स जो कि बहुत डेप्थ में होते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल जो है शैलो डेप्थ्स में जो होते हैं, उनको हम सरफेस लेयर को हटाने के बाद जब निकालते हैं उसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। और डीप बोर्स, जिनको हम शाफ्ट्स भी बोलते हैं, वो हमें बनाई जाती हैं, वो यूज़ की जाती हैं उन मिनरल्स को निकालने के लिए जो कि बहुत ही ग्रेट डेप्थ्स में होते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। तो दो तरह की माइनिंग है, ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, सरफेस को हटाने के बाद जब हम रिमूव करना है मिनरल्स को, उसको बोलते हैं ओपन कास्ट, ठीक है। हमने ओपन कर दी, सरफेस को हटा दी, ओपन कर दी। और जब डीप बोर्स, बहुत लंबे लंबे बोर्स हुआ करने पड़ते हैं हमें अर्थ में, और शाफ्ट का यूज़ करने के बाद, और एट लास्ट हम किस पे कर कहाँ पर पहुँचते हैं, मिनरल्स जो डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं हम, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में होते हैं अर्थ सरफेस के अंदर, उसको बोलते हैं शाफ्ट। शाफ्ट से आप याद रखना, शाफ्ट मतलब शाफ्ट बहुत लंबी होती है और ग्रेट डेप्थ में जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। अब हम बात करते हैं, अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें या नेचुरल गैस को कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पर हम डीप, बहुत ही गहरे कुएं खोदते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ड्रिलिंग, उसको हम बोलते हैं ड्रिलिंग। अगर आपको मिनरल्स को निकालना है जो कि जैसे सॉलिड हैं, तो आप उसके लिए माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ड्रिलिंग आप इनके लिए करते हैं। और जो मिनरल्स जो कि सरफेस पर होते हैं, सिंपली डग करने से आ जाते हैं, उनको बोलते हैं क्वेरिंग। तो दो तरह के हुए हैं, जो चट्टानों में होते हैं मिनरल्स, सॉलिड तरह के होते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हो उसको बोलते हैं माइनिंग। और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल गैस होते हैं, उनको हम ड्रिलिंग से निकालते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिनरल्स जो सिंपली डग आउट करने से आ जाते हैं, जो सरफेस में होते हैं, उनको बोलते हैं क्वेरिंग। आप देख सकते हो ड्रिलिंग ऑफ ऑयल हो रहा है, ठीक है, ये ड्रिलिंग ऑफ ऑयल है। ये फिगर 3.4 में आप देख सकते हो। यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे माइनिंग ऑफ ऑयल, माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग नहीं कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं इग्नियस रॉक्स में, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और कुछ पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। आप हमेशा बता सकते हो कि अगर कि रॉक के अंदर कॉपर है, ऐसे इसमें बता रखा, क्योंकि जो रॉक है वो ब्लू कलर की दिखाई देगी। तो मैंने आपको बताया था ना कि मिनरल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके कलर से, उनके डेंसिटी से, उनकी सोल्यूबिलिटी से हम बता सकते हैं। तो हमें पता चल जाता है इसमें कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्या है क्या है। तो ठीक है, अगर हम बात करें जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं, मेटालिक मिनरल्स मैंने आपको बताया था जिनके अंदर मेटल्स होते हैं, वो जो हमें पाए जाते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे कि आयरन ओर है, वो नॉर्थ स्वीडन में, कॉपर और निकल है ओंटारियो में, ओंटारियो कनाडा में है। आयरन निकल है, क्रोमाइट्स है, प्लेटिनम है, ये साउथ अफ्रीका में। ये एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के, जो कि किस में पाए जाते हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको पता है क्या होना चाहिए, जो कि प्लेन्स में होती है, यंग फोल्ड माउंटेन्स में होती है,
वो उसके अंदर पाए जाते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। जैसे कि नॉन मेटालिक मिनरल्स का मैंने एग्जांपल आपको बताया था लाइमस्टोन। आपको ये पता होना चाहिए लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स कहाँ है, कॉकेसस में, कॉकेसस रीजन है कहाँ, फ्रांस के अंदर। मैग्नीज के डिपॉजिट्स हैं जॉर्जिया और यूक्रेन में। फॉस्फेट्स की लेयर हैं, बेड्स बनी हुई हैं अल्जीरिया में। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम डिटेल्स में इनको पढ़ेंगे। और जो मिनरल फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम है, ये हमें सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में पाए जाते हैं। अब ये डिटेल है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप नेक्स्ट इसको आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एशिया की, एशिया के अंदर चाइना और जो इंडिया है उसमें सबसे जो ज़्यादा है वो आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं, आयरन ओर पाई जाती है। अगर हम बात करें, ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये पूरा जो वर्ल्ड है उससे आधे से 50% से ज़्यादा टीन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि टीन कहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो चाइना और इंडिया में आधे से ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, टीन के प्रोड्यूसर्स हैं, टीन के प्रोड्यूसर्स हैं, वर्ल्ड की लीडिंग टीन प्रोड्यूसर्स हैं। और चाइना जो है लेड को भी प्रोड्यूस करती है, एंटीमनी को भी यूज़ करती है, टंगस्टन, टंगस्टन जो आपके बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है उसको यूज़ करती है, ठीक है। एशिया के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं मैग्नीज के हैं, बॉक्साइट्स के हैं, निकल, जिंक और कॉपर के हैं। नेक्स्ट आता है यूरोप। यूरोप भी लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का वर्ल्ड में। और इसमें जो कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ में आयरन ओर जहाँ पर पाई जाती है वो है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट्स वहाँ पर कॉपर के भी हैं, लेड के भी हैं, जिंक, मैग्नीज, निकल भी पाए जाते हैं। ईस्टर्न यूरोप, ईस्ट की तरफ जो यूरोप का ईस्ट पार्ट है, और यूरोपियन रशिया, रशिया के ये रशिया वाले पार्ट में। और यहाँ पर डू यू नो में लिखा हुआ है स्विट्ज़रलैंड में कोई भी नॉन अभी तक जो है मिनरल हमें पाया नहीं गया है। स्विट्ज़रलैंड में अभी तक हमें कोई ऐसा मिनरल नहीं पता है जो कि वहाँ पर है। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन, 3 एरिया में वहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहला है कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स। नेक्स्ट है एप्लेशियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास 3 रीजन हैं। अब अगर हम बात करें कैनेडियन शील्ड रीजन में आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर पाए जाते हैं। कैनेडियन शील्ड रीजन में कोल पाया जाता है। एप्लेशियन रीजन्स में, ये आपको सभी को समझने हैं और याद करने हैं। वेस्टर्न कोल्डिलर्स में पाए जाते हैं कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में भी आप चेक कर सकते हैं। कोल के लिए ये बॉक्स सा बना है, यहाँ पर टब सी बनी है, मिनरल्स के लिए सिंबल है। तो मिनरल्स कहाँ पर पाए जा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। और कोल के लिए आप देख सकते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है मिनरल ऑयल और कोल का। नेक्स्ट आता है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की अगर हमने बात करनी है, ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का। और चाइल और पेरू जो है लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर के। चाइल और पेरू के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कॉपर। ब्राज़ील और बोलीविया की अगर हम बात करें, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं टिन के। साउथ अमेरिका में अगर हम बात करते हैं, लार्ज डिपॉजिट्स हैं गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड। और मिनरल ऑयल जो कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला में, अर्जेंटीना, चाइली, पेरू और कोलंबिया में। अगर आप बात करें ग्रीन डायमंड की, हरे कलर का जो डायमंड होता है वो रेयरेस्ट होता है। और जो ओल्डेस्ट सबसे पुरानी रॉक्स है, चट्टानें हैं वर्ल्ड में, वो हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। जो अगर आप देख सकते हो कितनी पुरानी है, वो 4300 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। और वो कब बनी थी, 300 मिलियन ईयर्स के बाद बनी थी। अर्थ के 300 मिलियन ईयर्स के बाद वो बनी थी, ठीक है। अफ्रीका की अगर हम बात करें, तो अफ्रीका जाना जाता है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स के बारे में जाना जाता है, गोल्ड के बारे में, प्लेटिनम के बारे में। और जो साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है, ज़ायर है, वो बहुत बड़ा पोर्शन जो वर्ल्ड्स का जो गोल्ड का है वो प्रोड्यूस करता है। और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, अदर मिनरल्स हैं, कॉपर है, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट, ये भी वहाँ पर पाया जाता है अफ्रीका में। ऑयल पाया जाता है नाइजीरिया में, लीबिया में, एंजोला में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, क्वेश्चन आता है कि बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। और लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड, डायमंड, आयरन और टीन और निकल का। वहाँ पर कॉपर भी पाया जाता है, लेड भी पाया जाता है, जिंक, मैग्नीज भी पाया जाता है। और कलगुरली और कुलगार्डी एरियाज हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, जहाँ पर लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं गोल्ड के। अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, हम स्टार्टिंग में ही मैंने आपको चैप्टर में बताया था, तो अंटार्कटिका में
पाए जाते हैं मिनरल्स, लेकिन वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। अगर हम देखें जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका, हमें पता है कि वहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स हैं। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल पाया जाता है ट्रांसेंट्रिक माउंटेन्स में, और आयरन पाया जाता है कहाँ पर, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स में, जो कि ईस्ट अंटार्कटिका में है। आयरन और गोल्ड सिल्वर ऑयल पाए जाते हैं कमर्शियल क्वांटिटीज़ में। मिनरल्स ये हमारे पास, ये आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन आएगा 101% इस टॉपिक से। आपसे पूछेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पाई जाती है, कौन सा मिनरल कहाँ पर पाया जाता है, या कौन सी कंट्री या कौन सा कॉन्टिनेंट लीडिंग प्रोड्यूसर है किस किस पर्टिकुलर मिनरल का। ठीक है, अब अगर हम बात करें मिनरल्स का यूज़ क्या है, मिनरल्स यूज़ होते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में। मिनरल्स जो कि जेम्स के लिए यूज़ होते हैं जैसे और ज्वेलरी में हमारे यूज़ होते हैं। कॉपर है जो कि कॉइन से लेकर सिक्के से लेकर पाइप तक यूज़ होता है, वायर्स बनती हैं। सिलिकॉन से हमारा जो कि सेमीकंडक्टर है, उससे पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री चल रही है, जो कि क्वार्ट्ज हमें मिलता है। एलुमिनियम मिलता है हमें, और बॉक्साइट से, बॉक्साइट और जो होती है उससे हमें एलुमिनियम मिलता है, जो कि ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स और इवन जो है हमारे किचन के कुकवेयर में, खाने के बर्तन वगैरह में भी यूज़ होता है। लेकिन मिनरल्स को बचाएं कैसे? मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम पे। और मिनरल्स जो बनते हैं, छोटे से अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको बनने के लिए। उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब बन तो रहा है वो बहुत स्लोली थाउजेंड ऑफ ईयर्स में बन रहे हैं, और उसी मिनरल्स को हम एक दिन में या एक दो दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो कंजम्पशन तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो बन रहा है उसका बन रहा है वो कम हो रहा है। इसीलिए हमें उसका जो वेस्टेज है उसको कम करना चाहिए, हमें रिसाइकलिंग करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, दोबारा से दोबारा जो भी है मिनरल्स हम उसको यूज़ करना चाहिए, उसको जो कंजप्शन है हम उसको कम करना चाहिए, और उसको रिसाइकिल करना चाहिए ताकि वो दोबारा से बन के हमारे पास आ जाए। अब पावर रिसोर्सेज हैं, तो मिनरल्स के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं पावर रिसोर्सेज के। हमें पावर, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन्नी की मदर जो है अपना दिन शुरू करती है गीज़र स्टार्ट करने से, वो प्रेस करती है सन्नी के स्कूल यूनिफॉर्म पे जब वो जाता है, ठीक है, उसके, और फिर वो उसके लिए ऑरेंज जूस बनाती है ब्लेंडर में, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। फिर वो सन्नी से पूछती है क्या तुम नहा चुके हो, अपना ब्रेकफास्ट कर लो, और वो फिर वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है गैस स्टोव पे सन्नी के लिए। जब वो जाता है स्कूल तो वो सन्नी भूल जाता है लाइट्स और फैंस को बंद करना। फिर उसकी मदर उनको स्विच ऑफ करती है, और वो सोचती है कि लाइफ जो सिटीज़ में कितनी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन वो किस पर डिपेंड होता है? गैजेट्स पे। ये जो एग्जांपल आपको दिए हैं ये हम सनी के बारे में कोई पढ़ने, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, हमें सिर्फ ये बताना है हम गीज़र का यूज़ कर रहे हैं, आयरन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं, सबको पावर चाहिए। वो ये सभी गैजेट्स हैं, इन सभी को चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब ये जो एनर्जी है इसमें भी एक गैप है, हमें डिमांड तो ज़्यादा है, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है एनर्जी की। आप चाहते हैं 24 आवर्स एनर्जी चाहिए, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स आनी चाहिए, ताकि आप गर्मी में आराम से पंखा चला कर बैठें, एसी चला कर बैठें, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रिज आपका, रेफ्रिजरेटर चलता रहे गर्मी में, समर में, विंटर में आपके लिए गीज़र चले, ठीक है, गर्म पानी चाहिए। लेकिन होता क्या है? डिमांड है, ये सप्लाई कम है हमारी। ऐसा क्यों है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है, साइंस भी बढ़ती जा रही है, हमारे लाइफ स्टाइल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें पावर की या एनर्जी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। हमें पावर चाहिए घर के लिए नहीं सिर्फ, हमें एग्रीकल्चर के लिए पावर चाहिए। आपको पता है ट्यूबवेल किससे चलते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, ठीक है, एनर्जी से ही चलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो है, बसेस हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। फ्यूल जो है हमारा, फ्यूल पेट्रोल है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। कम्युनिकेशन बात करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, इंडस्ट्री में हमें एनर्जी चाहिए, डिफेंस में हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। पावर रिसोर्सेज को हम दो तरीके से अब कैटेगराइज कर सकते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब कन्वेंशनल सोर्सेज वो हैं जो कि हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल है फायरवुड और लकड़ी जो जलने वाली होती है, ठीक है, जिसको हम जलाते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स हमारे ये कोल, पेट्रोलियम होते हैं, इनको हम अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। अब फायरवुड की अगर हम बात करें, फायरवुड जो लकड़ी होते हैं जलाने के लिए, जो विलेजर्स होते हैं गांव में 50% से ज़्यादा वो लकड़ी का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो मेन पर्सन है खाना बनाने के लिए, मेन इसका जो पर्पस होता है, और हीटिंग, ठीक है, सर्दी में इसको जलाया जाता है हीट के लिए। जो प्लांट्स के बचा हुआ होता है, एनिमल्स जो मर जाते हैं
जब वो ज़मीन के अंदर बरीड होते हैं, दफन होते हैं, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों करोड़ों साल के बाद वो हीट और प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। आप ये समझो, आप एक कोल को जला रहे हो, पेट्रोल को जला रहे हो, ठीक है, वो कुछ वक्त में जल गया, लेकिन वो बना कब होगा? लाखों करोड़ों साल टाइम लिया उसने, लाखों करोड़ों से साल पहले कोई मरा होगा, प्लांट्स और एनिमल्स, वो दफन हुआ होगा ज़मीन के अंदर, तब वो हीट और प्रेशर की हेल्प से आपको मिला है। उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कोल हुआ आपका, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये मेन सोर्सेज हैं, ठीक है। ये मेन सोर्सेज हैं कन्वेंशनल एनर्जी की, और इनके जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड हैं। ये आपको पता होना चाहिए। कन्वेंशनल जो हम यूज़ कर रहे हैं एनर्जी बहुत लंबे टाइम के लिए, इनके जो रिजर्व्स हैं, अब आप देख सकते हो कि जो हमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स से ये मिलते हैं, लेकिन इनका जो लिमिटेड है, ये लिमिटेड है। इनका जो रेट है कंज्यूम करना, इनको हम कंज्यूम तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये बन कहाँ रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये जो है एग्जॉस्ट ही जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं हम यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस के। ऑयल क्या होता है? इजीली ट्रांसपोर्ट आप इसको कर सकते हो टैंकर्स की हेल्प से, ठीक है, और ये बेसिस है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। अगर हम बात करते हैं नेचुरल गैस के एडवांटेज के लिए, इसको भी आप इजी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लेकिन ये ऑयल से ज़्यादा क्लीन होती है नेचुरल गैस, और कोल से ज़्यादा सस्ती भी होती है ऑयल से ज़्यादा। लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज, ऑक्सीजन का ख़त्म होना, ठीक है, और इनकी वजह से पोल्यूटेंट्स का रिलीज़ होना, क्योंकि जब हम ये गैस ये जलाते हैं, ऑयल जलाते हैं, ये पेट्रोलियम जलता है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हार्मफुल गैसेस होती हैं, और ये हमारे वाटर वेपर्स के साथ मिलने के बाद हमें एसिड रेन बनाती हैं, ठीक है। और एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, ये इनका डिसएडवांटेज है। अगर हम बात करें फायरवुड की, तो फायरवुड हम लकड़ी आसानी से ला सकते हैं, और एनर्जी देती है बहुत ज़्यादा पीपल को, लेकिन इसका क्या है? कलेक्शन जो है इसका टाइम कंज्यूमिंग है। जब हम इसको इकट्ठा करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पोल्यूटिंग है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है लकड़ी जलाने से, और डिफोरेस्टेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोल के बारे में, बहुत ज़्यादा अवेलेबल, एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, और हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बल्कि होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर पोल्यूशन मेन है। अब हाइडल पावर क्या है? हाइडल पावर जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हाइडल पावर नॉट पोल्यूटिंग होती है, वाटर से तो कोई पोल्यूशन नहीं होना है, और लेकिन इरीगेशन को भी प्रमोट करता है। जब डैम्स वगैरह गया, अभी हम बात करने वाले हैं फिशरीज़ के लिए प्रमोट करता है, सस्ती होती है, लेकिन इससे जो लोकल कम्युनिटी है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो लो लाइंग रीजन्स होते हैं वो इन्यूडेट्स होते हैं, और एक्सपेंसिव होती है सेटअप के लिए। अभी हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप। कोल है हमारे पास, ये मैंने आपको अभी डिटेल में बताया। कोल क्या है? मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला फॉसिल फ्यूल कोल है हमारे पास, और ये डोमेस्टिक फ्यूल के तरीके से यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, आयरन इंडस्ट्री, आयरन स्टील स्टीम इंजन्स में इसको यूज़ किया जाता है, ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले। और जो इलेक्ट्रिसिटी हमें कोल से मिलती है, कोल को जलाने के बाद क्या मिलती है? हीट। हीट से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं थर्मल पावर, ठीक है। और ये जो कोल है हम यूज़ कर रहे हैं आज, वो कब बना था? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो मैंने आपको बताया, जब जायंट फंड्स और स्वैम्स बरीड दफन हो गए थे लेयर्स ऑफ अर्थ में, और इसीलिए हम कोल को बोलते हैं बरीड सनशाइन भी बोलते हैं। और जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड के, वो चाइना है, यूएसए है, जर्मनी है, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस है। कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज इंडिया में है हमारे पास रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम। पेट्रोल की वजह से आपकी कार चलती है, बाइक चलती है, जो बसेस हैं वो चलती हैं, और ये ही जो ऑयल होता है जो आपकी जंग लगने से बचाता है साइकिल को, इस तरीके से ये। लेकिन बनता कैसे है पेट्रोल, हमें मिलता कैसे है? अगर हम बात करें, ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है, काले कलर का लिक्विड होता है, जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। और ये कहाँ पर मिलता है? लेयर्स ऑफ रॉक्स के बीच में, और हमें इसको ड्रिल करना पड़ता है, ठीक है, माइन नहीं करना। अभी मैंने आपको बताया था माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग का डिफरेंस क्या है। ऑयल फील्ड्स होती हैं, ठीक है, जो कि ऑफशोर होती हैं और कोस्टल एरियाज़ में होती हैं। अगर हम बात करें, ये देखो, जो वर्ड पेट्रोलियम है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड्स पेट्रा से, जिसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम लिया गया है ओल से, ठीक है। तो हमें जो ऑयल मिलता है रॉक से, इसका मतलब ये है रॉक ऑयल, हम इसको बोलते हैं। फिर जब हमें थिक ब्लैक कलर का जो लिक्विड होता है, उसको हम रिफाइनरीज में बोलते हैं, रिफाइनरीज में भेजते हैं, जो हमें क्रूड ऑयल बनाता है, ठीक है।
कच्चा तेल बनाता है, उसके बाद हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स और लुब्रिकेंट्स। ये जो सभी प्रोडक्ट्स होते हैं ये सभी हमें किससे मिलते हैं? सिर्फ उस थिक ब्लैक लिक्विड से, इसलिए हम इसको ब्लैक गोल्ड, काला सोना भी बोलते हैं। और जो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, मैंने आपको बताया था अरब कंट्रीज़ हैं, इसमें ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर आती हैं। और भी बहुत सारी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि यूएसए है, रशिया है, वेनेजुएला है, अल्जीरिया है। ये सभी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं कोल इसके पेट्रोलियम के लिए। और इंडिया में दिग्बोई जगह है आसाम के अंदर, बॉम्बे हाई में मिलता है मुंबई में, और डेल्टाज ऑफ कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के डेल्टाज में हमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पाई जाती है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में, ठीक है, जहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है वहीं पर ही नेचुरल गैस मिलती है। और ये कब निकलती है? जब क्रूड ऑयल को हम सरफेस पे लाते हैं तब हमें नेचुरल गैस मिलती है। और इसको हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तरीके से। घर में भी फ्यूल के तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड्स इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के। इंडिया के में अगर आप बात करते हो, जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा में मिलती है, त्रिपुरा में भी मिलती है, ठीक है। और ये नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। कुछ बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पर नेचुरल गैस पाई जाती है। अगर हम बात करें इस कंप्रेस नेचुरल गैस, जो पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल्स होती है, सीएनजी, अगर आपने दिल्ली में देखा हो सीएनजी ही चलती है मोस्टली, जो आपके ये रिक्शा होते हैं, ऑटो रिक्शा, और इसकी वजह से कम पोल्यूशन होता है, ठीक है, पेट्रोल और डीजल से, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। वो कंप्रेस की गई नेचुरल गैस होती है। शार्प जो इंक्रीज़ हो रहा है, आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से उनका डिप्लीशन होता जा रहा है। और लेकिन उससे जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो बहुत ही मेजर कंसर्न है। जो अनचेक्ड बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल से, वो इस तरीके से, जैसे अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप है, जैसे कोई भी एक टैप है, टंकी खुली हुई है, उससे ड्रिप निकल रही है और आखिर में सूखा ही पड़ जाएगी टंकी, ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल दिया गया है। और इस तरीके से हमें ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के तरफ हम जाते हैं, तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज से हमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और ये लिमिटेड है। इनका डिसएडवांटेज ये है, सभी ये लिमिटेड है, पोल्यूशन है, और पोल्यूशन से इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे। एसिड रेन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम जाते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और इसमें जो हमारे पास आया है वो हाइडल पावर। हाइडल का मतलब होता है वाटर से रेन वाटर, बारिश का पानी या रिवर का पानी हम डैम्स में इकट्ठा करते हैं और वो हाइट पर रखते हैं। यहाँ पर आप फोटो देखो, ये हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पर पानी रखा हुआ है ब्लू ब्लू कलर का, ये सब पानी है, ये वाटर रिजर्वोयर है, हमने पानी को इकट्ठा कर लिया। अब पानी आता है इस हाइट से, और ये एरो आप देख पा रहे हो, एरो से ये टरबाइन होती है, टरबाइन को आप पंखे की तरीके से समझो। ये पानी स्पीड से आता है, इसके पास हाइट पे जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं, आप साइंस में पढ़ोगे। ये टरबाइन इसको रोटेट करता है। यहाँ पर सभी जनरेटर्स हैं, फिर हमें जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और वो वायर्स के थ्रू सप्लाई होती है। इस तरीके से ये हाइडल पावर हमें मिलती है, यही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं हाइडल पावर के, वो पैराग्वे हैं, नॉर्वे है, ब्राज़ील है, इंडिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, और कुछ हाइडल पावर स्टेशन इंडिया में भी है, जैसे बकरा नागल में है, गांधी सागर में है, नागार्जुन सागर में है, और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स में। अगर आपको बता दें तो नॉर्वे पहली कंट्री थी पूरी दुनिया के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, आपसे पूछा सकते हैं, नॉर्वे पहली कंट्री थी। और जो पहला जो सोलर और विंड शेल्टर था वो स्कॉटलैंड में था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था? जो हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल के बारे में, तो इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से शॉर्टेज हो रही है, जो कंजम्पशन है वो चलता जा रहा है, और एक टाइम पे ये जो कन्वेंशनल है ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, वो क्या है? सोलर एनर्जी, जो कि लिमिटेड है। सोलर आपको पता है, सन एनर्जी तो कहीं पर ख़त्म नहीं होने वाली, विंड है वो ख़त्म नहीं होने वाली, टाइड्स हैं ये रिन्यूएबल हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्या बात करें सोलर एनर्जी की, सोलर एनर्जी जो कि सन की हीट और एनर्जी को हम महसूस करते हैं डेली। अगर हम सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं सोलर सेल्स में, जो आपकी सोलर प्लेट्स लगी होते हैं उसमें हम ट्रैप करते हैं, और वो ही फिर हमें चार्ज को फ्लो करती है। चार्ज के फ्लो होने से हमें मिलता है करंट, और बहुत सारे सेल्स ये ज्वाइन किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, ताकि हमें ये इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी के लिए ये मतलब बेनिफिशियल होती है, ठीक है।
अब लेकिन ये सोलर एनर्जी थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन सोलर एनर्जी कहाँ पर यूज़ होती है? सोलर हीटर्स में, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में। और ये हमें कम्युनिटी लाइटिंग के लिए जो इकट्ठी लाइटिंग्स होती हैं वहाँ पर भी यूज़ होती है, ट्रैफिक सिग्नल्स में, गलियों में लगी होती हैं। नेक्स्ट होती है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी इन एग्जॉस्टिबल है, ना ख़त्म होने वाली सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड मिल्स लगाए जाते हैं ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए, लिफ्टिंग वाटर के लिए। ये हमें पता है, ठीक है। ग्रेन को जो है ग्राइंड करने के लिए और पानी को उठाने के लिए ये यूज़ होते थे, लेकिन आज के टाइम में इनको जो यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। जनरेटर से कनेक्ट होते हैं, टरबाइन रोटेट करते हैं विंड फार्म्स में, ये लगे होते हैं विंड मिल्स में आपको यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हाइडल पावर में भी टरबाइन से कनेक्ट है। टरबाइन को रोटेट करना ही मेन काम है। टरबाइन को आप रोटेट कर रहे हो किसी भी तरीके से, हवा से, पानी से, फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और विंड फार्म्स अगर हम बात करें तो नीदरलैंड्स में, जर्मनी में पाए जाते हैं। यूके, यूएसए, स्पेन में भी हम देख सकते हैं विंड एनर्जी प्रोडक्शन। न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर हमें कैसे, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे मिलती है? जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसको जब ब्रेक होता है, वो टूटता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस ब्रेक होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है। उनका एमिशन होता है। और जो उनको बोलते हैं हम, उन तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उनका एग्जाम्पल है यूरेनियम और थोरियम। और जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं न्यूक्लियर पावर का, वो यूएसए और यूरोप है। इंडिया में अगर आप बात करते हो, राजस्थान और झारखंड में पाया जाता है यूरेनियम। थोरियम भी पाया जाता है मोनोजाइट साइड ऑफ केरला में। और न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं इंडिया में, कलापक्कम में है तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर नियर कोटा, कोटा के पास में ये जगह है राजस्थान में, और नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड काइगाइन कर्नाटका। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोथर्मल। जियो का मतलब होता है अर्थ से, थर्म का मतलब हीट, अर्थ से हीट एनर्जी का यूज़ करना। तो हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। आप देख सकते हैं हीट निकलती है, ये न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात की गई है, ये न्यूक्लियर एनर्जी का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हो हीट निकल रही है, हीट से हमारे पास पानी होता है। जब उस पानी को स्टीम बन जाती है, स्टीम से हम टरबाइन रोटेट करते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो यहाँ से हम न्यूक्लियर एनर्जी में भाप से इसको रोटेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जियोथर्मल एनर्जी के पास आते हैं, जियोथर्मल एनर्जी में अर्थ के नीचे जाते हैं, तो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। और इस हीट का हम यूज़ करते हैं, इस हीट से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। अब अगर हम बात करें जियोथर्मल एनर्जी स्प्रिंग्स की फॉर्म में मिलती है, हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म में, जो कि कुकिंग, हीटिंग और बाथिंग के लिए यूज़ होती है। यूएसए सबसे बड़ा लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स है। इसके बाद न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है, सेंट्रल अमेरिका है। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स मणिकरण में है, हिमाचल प्रदेश में, पूगा वैली में, लद्दाख में है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ से ये निकल रही है स्टीम, और ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। जो टाइड से हमें एनर्जी मिलती है, अगर आप देखते हो डैम्स में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है, और जैसे ही ये थोड़ा सा जो स्पेस होता है, ये टाइड्स आती हैं, तो ये टरबाइन को रोटेट करती हैं। टरबाइन कनेक्ट है जनरेटर से, इस तरीके से हमें ये एनर्जी मिलती है, टाइडल एनर्जी। और पहला जो टाइडल एनर्जी स्टेशन था वो फ्रांस में बनाया गया था। और टाइडल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रशिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ में और इंडिया में भी, गल्फ ऑफ कच्छ इंडिया में है, यहाँ पर हाई ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स है। नेक्स्ट है बायोगैस। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे प्लांट्स के मरने से एनिमल का वेस्ट होता है, एनिमल डंग होता है, किचन वेस्ट है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं गैसियस फ्यूल में, उसको हम बोलते हैं बायोगैस। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उस वो डिकम्पोज होता है, सड़ जाता है बैक्टीरिया से, और बायोगैस डाइजेस्टर्स जो होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उससे हमें बायोगैस मिलती है। और जो कि मिक्सचर, ज़रूरी जो मिक्सचर होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और उसको जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं स्लरी, जो बच जाता है वेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो गैस टैंक है, यहाँ पर गैस हम इकट्ठी करते हैं, और ये जो बचा हुआ था उसको मैन्योर की तरीके से, फर्टिलाइज़र के तरीके से यूज़ करते हैं। जो ऑर्गेनिक तरीके का खाद होता है, नेचुरल तरीके का खाद होता है, उसको बोलते हैं मैन्योर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी हमें हर जगह है, लेकिन हमें ये देखना है कि उसको हार्नेस कैसे करें। उसको हार्नेस करना डिफ़िकल्ट भी है और कॉस्टली भी है, इसीलिए हमें ये एक एक करके हमें ये डिफरेंस आना चाहिए कि हम एनर्जी को वेस्ट ना करें। अब हम यहाँ पर जो हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पर कंपैरिजन छोड़ा था, ये देखते हैं। विंड एनर्जी है, नॉन पोल्यूटिंग है, लेकिन कम खर्च आता है इलेक्ट्रिसिटी सेटअप करने के लिए, साफ़ और क्लीन है। इससे जो डिसएडवांटेज ये है, नॉइस पोल्यूशन होता है, और ये रेडियो और टीवी रिसेप्शन को डिस्टर्ब करते हैं और हार्मफुल होते हैं बर्ड्स के लिए, ठीक है।
और सोलर एनर्जी की बात करें, नॉन पोल्यूटिंग होती है, इन एग्जॉस्टिबल है, ख़त्म ना होने वाली, लेकिन एक्सपेंसिव है, मैंने आपको बताया था। और जो इसका सोर्स होता है, जब ये ख़त्म हो जाती है तो ये वेस्ट होता है। जो सोलर पैनल्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं तो वो वेस्ट बन जाता है। टाइडल एनर्जी क्या है, नॉन पोल्यूटिंग है, ये भी इन एग्जॉस्टिबल है, लेकिन ये जो जंगल की लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं और डिफ़िकल्ट है हार्नेस करने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालती है, लेकिन इसका जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो बहुत हार्मफुल होता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। बायोगैस लो कॉस्ट होती है, ईजी होती है, लेकिन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है। तो सभी एनर्जी का कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। और जियोथर्मल एनर्जी से इको फ्रेंडली है, हमेशा आपको मिलती है, लेकिन सिटीज़ से बहुत दूर हमें जो है पाई जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। सभी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं सभी चैप्टर्स की, एनसीईआरटी वीडियोस की, तो आप देखें, उनको हल्के हल्के देखें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी वीडियो साइंस, सोशल साइंस आपके लिए, सभी सोशल साइंस की वीडियोस मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। मैथ्स की सभी वीडियोस, एनसीईआरटी वीडियोस अवेलेबल हैं, प्रिपरेशन वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ। रीजनिंग की भी, हालांकि कुछ एंट्रेंस में आते हैं सैनिक स्कूल्स वगैरह में, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।